हेलो एवरीवन। आज मेटलर्जी का लास्ट लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं और आपके लिए ये पार्ट ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आपको देख लेना चाहिए। बट है ये ऑप्शनल, क्योंकि अगर आपने उतने सारे प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो आपको इंडिविजुअल मेटलर्जी लिखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बड़े इजी तरीके से सोच के समझ के आप खुद भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से चाहता हूँ कि इंडिविजुअल मेटलर्जी भी कवर कर दूँ, ताकि आपको कुछ अलग से एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं इसे कर देता हूँ। तो टोटल अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें इन सभी की मेटलर्जी पढ़नी है। एल्युमिनियम की, आयरन की, कॉपर की, जिंक की, गोल्ड की, सिल्वर की, ये सभी की मेटलर्जी, इंडिविजुअल मेटलर्जी अपने को पढ़नी है, राइट। तो सबसे पहले हम वन बाई वन हम देख लेते हैं एल्युमिनियम का, आयरन का, कॉपर का, जिंक का। सो वन बाई वन स्टेप वाइज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एल्युमिनियम से ही स्टार्ट करता हूँ इंडिविजुअल मेटलर्जी। मैंने एक फ्लो चार्ट बताया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो उस फ्लो चार्ट से आप बड़े ईजीली आप प्रोसीड कर सकते हो। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि आपको ओर्स को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि फाइनली डिवाइडेड ओर में आपको कन्वर्ट करना है। ये तो सबके लिए कॉमन पार्ट होगा, राइट। ये सबके लिए कॉमन होगा कि जितने भी ओर्स आपको मिले, सबसे पहले उसे पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट कीजिए, फाइनली डिवाइडेड ओर्स में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद आपको पाउडर्ड ओर मिल चुका है, तो ओर आपने क्या लिया है, यहाँ पे आप देखिए बॉक्साइट ओर लिया है Al2O3.2H2O। और आपको पता है कि बॉक्साइट दो तरीके का होता था, एक रेड बॉक्साइट, और रेड बॉक्साइट कौन कहलाता था आपको पता है? रेड बॉक्साइट वो कहलाता था जिसमें इम्प्यूरिटीज़ Fe2O3 रहता था, Fe2O3 जिसमें इम्प्यूरिटीज़ रहता था, या फिर FeO इम्प्यूरिटीज़ के फॉर्म में वहाँ पे रहा करता था। समझ रहे हो बात को? तो उसको हम रेड बॉक्साइट में देते थे। वाइट बॉक्साइट किसको कहते थे? जिसमें इम्प्यूरिटीज़ SiO2 रहा करता था। क्या रहता था? तो इम्प्यूरिटीज़ वहाँ पे SiO2 रहा करता था। आपको पता है कि रेड बॉक्साइट को सबसे पहले हमने बताया था, आपको दो प्रोसेस से उसको कॉन्सेंट्रेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो, है ना। लीचिंग मेथड, एल्यूमिनियम के लिए हमने लीचिंग मेथड अप्लाई करा था, अगर आपको याद हो, है ना, जो कि केमिकल मेथड था अपना। तो बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस हमने अप्लाई करा था रेड बॉक्साइट के लिए। और मान लो अगर आपने कोई और लिया हुआ है, वाइट वाला बॉक्साइट अगर लिया हुआ है, तो उसके लिए सरपेक्स प्रोसेस अप्लाई करते थे, जहाँ पे SiO2 को हटाते थे। बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस के हेल्प से हम इन इम्प्यूरिटीज़ को हटाते हैं, Fe2O3 एंड FeO को, ठीक है। ये जो हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं लीचिंग प्रोसेस में, है ना, ये प्रोसेस क्या है? केमिकल है, लीचिंग प्रोसेस है। तो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे 1100 डिग्री सेल्सियस पे ये चीज़ हम करते हैं। एक बार आपको कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल जाए, आपने कॉन्सेंट्रेटेड ओर पा लिया है, दैट इज़ Al2O3, आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल चुका है और उसको आपने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट भी कर दिया है। कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिलने के बाद आपने उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि अगला स्टेप हमारा वही था, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के हेल्प से हमें इसको मेटल ऑक्साइड में करना था। तो बताइए कि यहाँ पे हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग क्या अप्लाई कर सकते हैं? कुछ तो एक करना पड़ेगा, है ना। तो आप उसको कॉन्सेंट्रेशन मेथड तो पास हो चुके हो, तो यहाँ पे आपको Al2O3 में कन्वर्ट करना था, दैट इज़ ऑक्साइड के फॉर्म में लाना था, ठीक है। तो आप क्या अप्लाई कर दोगे? मेटल ऑक्साइड में आप कैल्सिनेशन या रोस्टिंग जो भी देख लो। तो रोस्टिंग हम किसके लिए कराते हैं, कैल्सिनेशन किसके लिए कराते हैं? सल्फाइड और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड और कार्बोनेट, और ये सब चीज़ हमने बताया था आपको कि कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का आप देख लो थ्योरी पार्ट, ओके। तो वहाँ से डिसाइड कर लोगे कि Al2O3 में क्या लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है? रिडक्शन प्रोसेस में जाना है। तो रिडक्शन कैसे कराओगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यहाँ पे कर सकते हो, सॉरी रिडक्शन कर सकते हो, रिफाइनिंग की बात तो अभी हम करेंगे ही नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। इसका भी प्रोसेस आपको पता है कि एक कंटेनर हम लेते हैं, उसमें कैथोड एनोड होता है और वहाँ पे रिडक्शन कैथोड में होता है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहते हैं। हॉल हेराल्ड प्रोसेस आपको मैंने बता रखा है, आप जा करके वहाँ पे देखिए कि कैसे हमने एल्यूमिनियम को हॉल्ट हेराल्ड मेथड से या प्रोसेस से आपको हमने रिडक्शन करके बताया था,
बहुत आसान प्रोसेस था, मैंने एक्सप्लेन किया है, एक एक करके प्रोसेस आप जा करके वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है कि रिफाइनिंग करना, एक बार रिडक्शन कर दिए मतलब आपको क्रूड मेटल मिल जाता है। रिडक्शन करने के बाद जो मेटल मिलता है दैट इज़ क्रूड मेटल। क्रूड का मतलब होता है कच्चा, है ना, कच्चा मेटल आपको मिला है। अब इस कच्चे मेटल को क्या करोगे, प्यूरिफिकेशन करोगे यानी कि रिफाइनिंग करोगे, तो फाइनली प्यूरिफाई हो जाता है ना। और प्यूरिफिकेशन का मेथड जो लगाते हो दैट इज़ हुप्स प्रोसेस, है ना, वो भी मैंने बता रखा है, आप देख लें तब हम आपको जा कर के प्योर एल्यूमिनियम मिल पाता है। तो इस तरीके से हम प्योर एल्यूमिनियम पा लेते हैं। तो पहला ये इंडिविजुअल मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम हुआ। आपको अगर पूछा जाएगा कभी एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आता है ना, क्लास 12th के बोर्ड पे आ जाता है ऐसा क्वेश्चन लिखने के लिए कि इंडिविजुअल मेटलर्जी ऑफ आयरन लिखिए, एल्यूमिनियम लिखिए, कॉपर, जिंक का कुछ भी इंडिविजुअल मेटलर्जी आपको 5 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट बना करके आपको बताना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे जो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन क्या लगेगा उसका रिएक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्साइड के लिए आप देख लीजिए किसके लिए सूटेबल है ऑक्साइड, है ना। तो इस तरीके से आपने बड़े इजी वे में आप लिख लोगे। नेक्स्ट है आपको आयरन के लिए हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आयरन के लिए और भी मतलब मेनली आप देखें तो कॉपर और आयरन का आपको मेनली ज़्यादा प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको थोड़ा सा उन दोनों में ज़्यादा फोकस करके रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि आयरन वाले में क्या होता है। आयरन और कॉपर तक हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके रखेंगे, बाकी नॉर्मल है, बहुत ईजी है, उसमें आप इजीली कर लेते हो। बट इनमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेस होने के कारण आपको थोड़ा सा ये करना है। एल्यूमिनियम में तो फिर भी कम था, आयरन में थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिलेगा। सो सबसे पहले अगेन आपने क्या किया, पाउडर्ड ओर ले लिया आपने। अब आप इसमें से कोई भी ओर आप ले लीजिए जिससे आपको एक्सट्रैक्शन करना है, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये एबिलिटी सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो हेमेटाइट का होता है, हेमेटाइट से आप कर सकते हो, है ना। हालांकि परसेंटेज ऑफ आयरन का मात्रा यहाँ पे मैग्नेटाइट में है, तो आप देख सकते हो कि, लेकिन आपको जिससे भी एक्सट्रैक्शन करना है कर सकते हो आप, ये कोई भी और आप लेकर के एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। बट हम लेते हैं हेमेटाइट इन जनरल। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनमें से और आपने लिया, उसको पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट किया, फिर आपने क्या करना है, चूँकि ये ऑक्साइड ओर है तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन मेथड क्या लगेगा, सॉरी यहाँ पे, हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन मेथड आपको लगाना है यहाँ पे। सो कॉन्सेंट्रेशन मेथड कौन सा लगा दोगे, ग्रेविटी सेपरेशन लगा दो, क्योंकि फ्रॉथ फ्लोटेशन जो होता है वो क्या होता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन जो होता है वो वहाँ पे आप देखते हो ना कि सल्फाइड ओर के लिए सूटेबल होता है। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो या तो मैग्नेटिक सेपरेशन लगा सकते हो या फिर ग्रेविटी सेपरेशन लगा सकते हो। तो आप मैग्नेटिक सेपरेशन भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्रेविटी सेपरेशन से ज़्यादातर बेहतर होता है यहाँ पे, है ना। मेनली जब फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में देखा जाता है तो यहाँ पे ग्रेविटी सेपरेशन भी यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हैवी पार्टिकल है, नीचे बॉटम में बैठ जाएगा और यहाँ जो SiO2 जो यहाँ पे इम्प्यूरिटीज़ है वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड ओर। एक बार कॉन्सेंट्रेशन मेथड आपने अप्लाई कर दिया तो आपको मिल गया कॉन्सेंट्रेटेड ओर। कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिलने के बाद आपको कैल्सिनेशन या रोस्टिंग कर दें आप इसको, ठीक है। जब कैल्सिनेशन आप यहाँ पे इस ऑक्साइड ओर के लिए कैल्सिनेशन करेंगे, वहाँ पे भी कैल्सिनेशन ही किया है एल्यूमिनियम के केस में, तो वहाँ पे आप देख लीजिए। रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए जनरली करते हैं हम, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, कॉन्सेंट्रेटेड ओर से आपने जो कैल्सिनेशन रोस्टिंग करने के बाद ये ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाता है, दैट इज़ मेटल ऑक्साइड आपको मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया। क्योंकि आपने देखा होगा फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट में यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के हेल्प से आपको क्या मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया। मेटल ऑक्साइड को आप क्या करोगे, कार्बन का रिडक्शन कर देंगे। कार्बन का रिडक्शन को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज स्मेल्टिंग, है ना। तो स्मेल्टिंग कर देंगे ब्लास्ट फर्नेस में, है ना। इतना बड़ा ब्लास्ट फर्नेस में हमने सारे रिएक्शन बताए थे कि कैसे चार्ज हम अंदर डालते हैं, यानी कि कोक, लाइमस्टोन, है ना, ये सब अंदर डालते हैं और रिएक्शन कैसे होता है, और के साथ में कोक, लाइमस्टोन वगैरह डाल के, और रिएक्शन किस तरीके से कराते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है वहाँ पे। तो जैसे ही रिडक्शन करते हो तो रिडक्शन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। तो मेटल ये जो मिल गया आपको, देखिए पिग आयरन मिलता है। ब्लास्ट फर्नेस के करने के बाद आपको पता है नीचे हमें पिग आयरन कलेक्ट करने को मिल जाता है। और लेकिन पिग आयरन में यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज अगर देखें तो 6% कार्बन का परसेंट रहता है, सल्फर रहता है, मैंगनीज रहता है, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सब रहते हैं आयरन के साथ साथ में। लेकिन हमें तो चाहिए प्योर आयरन, जितना ज़्यादा प्योरिटी हम कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर है। तो हम क्या करते हैं कि इसको मोल्टन स्टेट में मोल्टन आयरन को ले लेते हैं, है ना। और मोल्टन आयरन में लेने के बाद में आप क्या करते हो कि आप मतलब उसको हीट करते चले जाएं। तो मोल्टन आयरन टेकन इन फर्नेस विच इज़ लाइंड विथ
हेमेटाइट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप क्या क्या करना है कि आप आराम से उसको जब हीट करेंगे तो इसकी परसेंटेज की जो कार्बन की परसेंटेज है वो डिक्रीज होगी। कार्बन की परसेंटेज डिक्रीज होगी तो पिग आयरन से सबसे पहले बनेगा क्या, आपको कास्ट आयरन बनेगा। पिग आयरन से आपको कास्ट आयरन बनेगा और ये सारे इंप्यूरिटीज़ वहाँ से रिमूव होने लगेंगे धीरे धीरे, है ना, सारे इंप्यूरिटीज़ रिमूव होंगे। अब देखो फाइनली कास्ट आयरन से रॉट आयरन मिलेगा आपको, यानी कि पहले पिग आयरन मिलेगा, पिग आयरन में कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है तो इंप्यूरिटीज़ मतलब ज़्यादा है, और यहाँ पे हम बात करते हैं उसके बाद कास्ट आयरन मिलता है, फिर कास्ट आयरन से आपको रॉट आयरन मिलता है जो कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, जहाँ पे आयरन के साथ साथ में 0.1 से लेकर के 0.25% तक कार्बन रहता है। अभी देखो 6% से सीधे आ गया है 0.2% तक आ चुका है। ये तो ना के बराबर है, तो ना के बराबर है तो बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। उसी तरीके से जो बच गया था यहाँ पे मैंगनीज, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये लोग भी 0.3% ही लगभग रहते हैं, तो चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म है रॉट आयरन। तो इस तरीके से आयरन की मेटलर्जी आप कर सकते हो। अच्छा, रोस्टिंग में आपको रिएक्शन यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ब्लास्ट फर्नेस में सब चीज़ आपको बता रखा है, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे रोस्टिंग यहाँ पे करते हैं तो रोस्टिंग में क्या बनेगा, जैसे मेटल ऑक्साइड बनाते हो तो मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए कि Fe3O4 है, उसको हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, FeO प्लस Fe2O3 बन जाता था, हमने बता रखा था वहाँ पे, है ना। फिर क्या करते थे, आयरन का कार्बोनेट अगर रहेगा मान लीजिए, तो कार्बोनेट को भी हीट करोगे तो वहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो जाएगा, बनेगा तो FeO आएगा उसमें भी, कार्बोनेट में भी, है ना। तो इस तरीके से आप रिड्यूसिंग करते चले जाओगे। फिर यहाँ पे क्या करते हो कि मान लीजिए FeO जो मिला तो FeO को आप O2 से रिएक्शन करवा देते हो तो फिर से यहाँ पे Fe2O3 मिल जाता है ना। तो इस तरीके से आप रिडक्शन यहाँ पे मतलब रोस्टिंग यहाँ पे करा सकते हो, ठीक है। तो रोस्टिंग में सिंपली क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को हमें मेनली ऑब्टेन करना होता है और कुछ नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि पिग आयरन, कास्ट आयरन, स्टील, रॉट आयरन, है ना, ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या होता है, परसेंटेज कार्बन का परसेंट कितना कितना होता है, क्योंकि कार्बन का परसेंट में ही पूरा का पूरा डिफरेंस होता है। ये वाला सबसे प्योरेस्ट फॉर्म यहाँ पे रॉट आयरन को आप कह सकते हो, ठीक है। तो लगभग मतलब 4 से 6% यहाँ पे पिग आयरन में देखने को मिलता है, ठीक है। 4 से 6% के बीच में उसकी परसेंटेज देखी जाती है कार्बन की। तो बस यही कार्बन का डिफरेंस ही होता है, पिग आयरन, कास्ट आयरन, स्टील, रॉट आयरन, है ना। तो और ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, तो आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा कॉपर की, है ना। तो ये कॉपर की है, फिर से फाइनली डिवाइडेड आपने ले लिया, राइट। तो पूरी तरीके से पाउडर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया आपने। पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद चूँकि ये सल्फाइड और है तो यहाँ पे फ्रॉथ फ्लोटेशन लगाओगे, फिर फिल्ट्रेशन कर लोगे उसको, उसका जो फ्रॉथ आएगा उसको फिल्टर कर लोगे, है ना। उसके बाद आपको कॉन्सेंट्रेटेड और मिल जाएगा फ्रॉथ फ्लोटेशन करने के बाद। फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि रोस्टिंग करवा देंगे इसका, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड और का क्या करेंगे, रोस्टिंग करवा देंगे, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर पे। तो आपको क्या मिल जाएगा, तो Cu2S प्लस FeS। आपको पता है कॉपर का सल्फाइड और आयरन का सल्फाइड जब मिल जाता है एक साथ में तो इसको हम क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे मिले हुए हैं, FeO, Cu2O, ये सारे के सारे मिले हुए हैं। तो रोस्टिंग का आप जब इसको कॉन्सेंट्रेटेड और को रोस्ट करोगे तो फाइनली आपको ये चीज़ देखने को मिलता है। फिर इसका आप स्मेल्टिंग कराते हो, यानी कि कोक के साथ में, है ना, कोक के साथ में इसका रिडक्शन कराते हो, यानी कि कार्बन के साथ में इसका रिडक्शन करवाते हो, तभी तो स्मेल्टिंग कहलाता है। तो जब रिडक्शन आप करवाते हो तो वहाँ पे स्लैग बनता है, दैट इज FeSiO3 का स्लैग बन जाता है, जहाँ पे वहाँ पे देख लो कोक आपका क्या था, फ्यूल की तरह काम कर रहा था, SiO2 यहाँ पे फ्लक्स की तरह काम करेगा और इस तरीके से स्लैग यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो इसको। क्लियर है? तो ये चीज़ आपने कर लिया, स्लैग भी मिल गया आपको, कॉपर मैट मिल गया। देखो कॉपर मैट का कॉम्पोजिशन बार बार मैं कहता हूँ कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो कॉपर मैट का कॉम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए, दैट इज Cu2S एंड FeS, है ना। तो ये दोनों का कॉपर का सल्फाइड एंड आयरन का सल्फाइड ही कॉपर मैट कहलाता है। तो यहाँ पे बेसेमराइजेशन, अगेन बेसेमर कन्वर्टर में हमने कैसे आपको कन्वर्ट करके बताया था, जहाँ पे SiO2 लेते थे और स्लैग बनता था, है ना। SiO2 लेंगे तो वहाँ पे स्लैग आप बना सकते हो। तो यहाँ पे स्लैग बन जाएगा फ्लक्स प्लस इम्प्यूरिटीज़ को मिला करके। और सेल्फ रिडक्शन यहाँ पे होता था
कैसे सेल्फ रिडक्शन होता था? सेल्फ रिडक्शन कैसे होता है? तो पहले पार्शियल रोस्टिंग होता है। पार्शियल रोस्टिंग मतलब यहाँ पे कॉपर का ऑक्साइड बनता है, फिर वो कॉपर ऑक्साइड ही Cu2S को रिड्यूस कर देता था, अगर आपको याद हो तो CuO से मिल करके फिर से यहाँ पे Cu बना देता था। पहले कभी भी किसी मेटल का पहले पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, मतलब रोस्टिंग होता है, पार्शियल रोस्टिंग, और फिर जो ऑक्साइड बनता है यही ऑक्साइड उसको क्या करता है? रिड्यूस कर देता है कॉपर के फॉर्म में। तो वही यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन में हमने आपको बता रखा था, आप देख लेना वहाँ पे जाके थ्योरी। मैं बता रहा हूँ कि स्टेप वाइज क्या क्या होता है। रिएक्शन आप चाहे तो वहाँ से डायरेक्टली देख करके लिख सकते हैं, जो थ्योरी मैंने बताया है आपको। तो आपको मिल जाता है ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। तो ब्लिस्टर कॉपर एक बार मिल गया। ब्लिस्टर क्यों कहते हैं भैया, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि इसका अपीयरेंस छाला के जैसा होता है। छाला मतलब पैर में छाले पड़ जाते हैं ना, है ना, फोड़ा फोड़ा, इस तरीके से फोड़े हो जाते हैं। तो मेटल भी ऐसा फोड़ा टाइप से यहाँ पे सरफेस में, ऊपर में मेटल में फोड़ा टाइप से दिखता है ऐसा। तो ब्लिस्टर अपीयरेंस होता है, यानी कि फोड़े की तरह अपीयरेंस होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं यहाँ पे? ब्लिस्टर कॉपर। फिर इसको रिफाइनिंग, यहाँ पे पोलिंग, रिफाइनिंग मेथड अप्लाई करोगे, दैट इज पॉलिंग। तो पॉलिंग हमने बताया था कि एक ग्रीन कलर का बैम्बू लेते हैं और उससे रोटेट करते हैं, वहाँ पे स्टेयर करते हैं, तो वहाँ पे जा कर के CH4 से रिडक्शन होता है वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ का। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉपर प्योर मिल जाता है आपको। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करा दो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराने के बाद आपको 99.99 प्योर कॉपर आपको मिल जाता है। जहाँ पे आप इलेक्ट्रोलाइट को लेते हो, CuSO4 डाइल्यूट H2SO4 को एज ए इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, है ना। प्योर कॉपर को तो हमेशा आपको पता है कि कैथोड में ही मतलब पतला सा प्योर कॉपर लगाना होता है। यहाँ पे मोटा सा लगाते हो और ये वाला सारा का सारा यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में बता रखा है मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस आप कर सकते हो, प्योर कॉपर आपको मिल गया। अब आप रोस्टिंग का रिएक्शन आपको लिखना हो, जैसे जगह जगह पर आप इंडिविजुअल मेटलर्जी जब आप बोर्ड में लिखोगे, तो जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन का आपको रिएक्शन लिख के यहाँ पे रफली बताया, तो आपको वो रिएक्शन लिखना है स्मेल्टिंग का, ठीक है। रोस्टिंग में कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है वो रिएक्शन यहाँ पे लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और नहीं भी लिखेंगे, अगर ये फ्लो चार्ट भी बना देंगे ना आप, तो आपको बहुत हद तक, अगर मान लो कि 5 मार्क्स है तो आराम से 3 to 4 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा। और रिएक्शन लिखते हो तो आपको कंप्लीट 4.5 या 5 दे देंगे आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना होता है। तो ओवरऑल आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे करना है, तो इजीली आप लिख सकते हो एक रफली, मतलब आप रफ वे में आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं लास्ट ये बता देता हूँ, बाकी AU और AG का आप खुद से कर लेना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे AG और AU का करना बड़ा आसान है, क्योंकि हमने ऐसे भी वहाँ पे बता रखा है ना कहाँ पे, लीचिंग प्रोसेस में। तो लीचिंग प्रोसेस में डायरेक्टली वहाँ पे डायरेक्ट जाके वहाँ पे रिफाइन कर दोगे, फिर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिमिलर टाइप से आप कर सकते हो। तो मैं जिंक का बता देता हूँ, बाकी आप AU एंड AG कर लेना खुद से, ओके। सो जिंक का आपको नॉर्मली क्या करना पड़ता है, पहले जिंक को लीजिए, ZnS इसका ओर। अगेन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मेथड में सल्फाइड ओर है, तो यहाँ पे फ्रॉथ फ्लोटेशन अप्लाई करोगे। फ्रॉथ फ्लोटेशन अप्लाइड करोगे, फिर सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग करोगे, किसमें? मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए। मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए रोस्टिंग अप्लाई करोगे, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग में से रोस्टिंग अप्लाई होगा। जब ये मेटल ऑक्साइड आ जाएगा, SO2 बाहर चला जाएगा, तो फिर इसको रिडक्शन करोगे। तो रिडक्शन यहाँ पे किससे करोगे, वो रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। तो रिडक्शन आखिर हम कोक के साथ में करते हैं, तो कोक के साथ में यानी कि ZnO प्लस कोक यानी कि कार्बन, और ये टेम्परेचर आप दे दो 1673, है ना। तो ये रिड्यूस कर देगा जिंक को, और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगा, जिसको हम बेल्जियम प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेल्जियम प्रोसेस। नेम रिएक्शन ना आपको याद रखना बेटा, नेम वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पे भी यार डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ये तो क्वेश्चन तो मैं सेट करता नहीं हूँ, बट जो सिलेबस में है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो एक बार देख लेना चाहिए कम से कम एक बार, है ना। बाकी प्रोसेस आप डायरेक्ट कीजिए, तो इंडिविजुअल मेटलर्जी आपको करने की ज़रूरत नहीं। मैंने शुरू में ही कह दिया था ये कि आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट आप लिख लोगे। फ्लो चार्ट अगर डे 1 वाला जो फ्लो चार्ट करवाया था ना, वो फ्लो चार्ट अगर दिमाग में है, तो ऑलमोस्ट 5 मार्क्स में आप 3 to 4 मार्क्स सिर्फ डायग्राम बना के ला सकते हो, जो डायग्राम हमने बता रखा है, ठीक है। फ्लो चार्ट बना के ला सकते हो। अब क्या करेंगे, जो ये जिंक जो मिला है आपको, ये वाला जिंक, उसको क्या करना है कि डिस्टिल्ड ऑफ कर देना है। मतलब आपको डिस्टिलेशन समझ में आता है ना, डिस्टिलेशन बता रखा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बता रखा है हमने, है ना। तो वो डिस्टिलेशन आप कर दोगे, है ना। रैपिड चिलिंग यानी कि रैपिड कूलिंग करना है उसको, तो आपको यहाँ पे प्योर जिंक मिल जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिविजुअल मेटलर्जी। आप कोशिश करिए खुद से AU का यानी कि गोल्ड का और सिल्वर का खुद से लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन मैंने दे रखा है आपको
है ना, जो रिएक्शन एक्चुअल में ज़रूरत पड़ेगा आपको वो साइनाइड प्रोसेस में हमने लिखवा रखा है। तो साइनाइड प्रोसेस के मदद से आप बस लिखिए उस तरीके से कि और किसका लेंगे, है ना, तो AU का कौन सा और लेते हैं, तो उसके बाद उसमें क्या ऐड करते हैं वो देख लीजिए। तो और ले लिया आपने, उसको मेटल ऑक्साइड में बनाइए, कि कैसे कैसे क्या करते हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि लीचिंग मेथड अप्लाई होता है इसमें। तो लीचिंग मेथड अप्लाई होता है, फिर आगे जाएंगे तो क्या मेथड अप्लाई होता है, कुपलेशन से कर सकते हो इसको, ठीक है। तो कौन सा मेटल यहाँ पे किसके लिए कौन सा प्रोसेस किसके लिए यहाँ पे सूटेबल होगा ये आपको खुद से करना है, तो इसका ट्राई करना है खुद से, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। बाकी मेरे तरफ से मेटलर्जी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। मैं एक बार आपको समअप कर देता हूँ कि हमने क्या क्या करा है। सबसे पहले मैंने आपको जो फ्लो चार्ट था आप देख लीजिए, और सारे लिखवा दिए हैं मैंने। फिर आपको मैंने कॉन्सेंट्रेशन के सारे मेथड आपको पढ़ा दिए, राइट। फिर मैंने जितने भी कॉन्सेंट्रेशन के बाद मेटल ऑक्साइड बनाना था तो वो करवा दिया आपको कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के थ्रू। फिर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के थ्रू यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनाने के बाद आपको रिडक्शन करवाना था। सो सारे रिडक्शन मेथड यहाँ मेनली हमने रिडक्शन बहुत ज़्यादा देखा, हमने लिंगम डायग्राम देखा और कार्बन से रिडक्शन देखा, एल्यूमिनियम से रिडक्शन देखा, और भी बहुत सारे रिडक्शन हमने देखा, H2 से रिडक्शन देखा। तो इस तरीके से रिडक्शन के ढेर सारे प्रोसेस है। और फाइनली आपको क्रूड मेटल मिल जाता है। रिडक्शन करने के बाद क्या मिल जाता है, क्रूड मेटल मिल जाता है। और फाइनली आपको यहाँ पे फिर से एक रिफाइनिंग प्रोसेस आप यहाँ पे करते हो थोड़ा सा। सो रिफाइनिंग प्रोसेस करने के बाद आपको फाइनली प्योर मेटल मिल जाता था। और सारे के सारे रिफाइनिंग प्रोसेस भी हमने पढ़ा दिए हैं आपको। टोटल लगभग हमने 8 रिफाइनिंग प्रोसेस पढ़ाया है। अगर वैन आर्कल मेथड और मोन्ट्स को अगर ऐड कर दो तो टोटल 10 आपको हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा मेटलर्जी आपको एक एक पॉइंट कवर करा है। अगर आप इतना कर लेते हो तो चाहे वो नीट का क्वेश्चन हो, चाहे वो जेई का क्वेश्चन हो, जेई मेन एडवांस, कुछ भी किसी का भी क्वेश्चन हो, आप बड़े आराम से कर सकते हो। इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं करते हैं क्वेश्चन में, है ना। इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, राइट। कोई भी वेरिएशन करने का ज़्यादा चांस इसमें नहीं होता है। अगर आपको थ्योरी अच्छे तरीके से पता है तो यू कैन परफॉर्म वेल, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस चैप्टर, है ना। आराम से आप क्वेश्चन इसके करिए जहाँ से भी करना है। अगर आपको लगता है किसी भी तरह का डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को भेज सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ में, ओके। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।